हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। ठीक है, इसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे कि वो हमारे लिए किस तरह लाभदायक है, मतलब वो हमारे मित्र हैं, और किस तरह वो हमारे लिए हानिकारक है, यानी वो हमारे शत्रु कैसे हैं। ठीक है, तो हम अपने आसपास पेड़ पौधे जंतुओं को तो देखते ही हैं, उनके साथ कई अनेक जीव भी होते हैं जिनको हम बिना यंत्र के सहायता यानी कि हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये अगर हमने देखा है, हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो ब्रेड जो होती है, जो नम हो जाती है, उन पे सफ़ेद काले धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ हमें धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन जब उनको आवर्धक लेंसों से देखा जाता है तो उन पर एक गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो ये कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं। तो आइए हम सूक्ष्म जीवों के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव जो हमारे तालाब के पानी होते हैं या मिट्टी के जो घुले हुए पानी होते हैं, अगर उनको स्लाइड पर रख के देखा जाता है तो वो बिना यंत्र के हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन यंत्र से देखने यानी सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें उनमें कुछ सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है, तो इसमें जो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल है, इनके साथ साथ एक है विषाणु जिसको वायरस कहते हैं। लेकिन ये जो और सूक्ष्म जीव हैं उनसे कुछ अलग होते हैं। ये जो होते हैं विषाणु, ये केवल परपोषियों में गुणन कर सकते हैं यानी अपनी वृद्धि कर सकते हैं, यानी कि जीवाणु, पौधे, जंतु कोशिका, इन सब में। और विषाणु की एक और ख़ास बात है कि ये जो हैं ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। ठीक है, ये जो विषाणु होते हैं ये कई तरह के रोगों को फैलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा और ज़्यादातर खांसी। ठीक है, कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी जो होते हैं ये विषाणुओं से ही होते हैं। अतिसार, मलेरिया, प्रोटोजोआ, ये जो हैं ये प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं, और टाइफाइड और क्षय रोग जो है वो जीवाणुओं द्वारा होते हैं। यहाँ पे कुछ संरचनाएं बताई गई हैं। जीवाणुओं में यहाँ स्पाइरल बैक्टीरिया और यहाँ पे बैसिलस यानी क्षणनुमा बैक्टीरिया को बताया गया है। आगे यहाँ पे कुछ शैवाल यानी एल्गी, जिसमें क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगैरा। प्रोटोजोआ में अमीबा और पैरामीशियम। प्रोटोजोआ अमीबा जो हैं वो एक कोशिकी हैं। और आगे यहाँ पे कुछ फंजाई, कवक के बारे में, जो ब्रेड मोल्ड होते हैं, राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। ठीक है, तो इनके बारे में। और यहाँ पर एक है विषाणुओं का चित्र। आगे बताया गया है कि सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्मजीव एक कोशिकी होते हैं और बहुकोशिकी भी होते हैं। एक कोशिकी में जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ, और बहुकोशिकी में कई शैवाल और कवक आते हैं। एक कोशिकी जो एक कोशिका के बने होते हैं, और बहुकोशिकी जो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यह बर्फीली, शीत से उष्ण यानी गर्म जगहों पर अनेक तरह की परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। ये मरुस्थल और दलदल में भी पाए जाते हैं, और ये मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा ऐसा सूक्ष्मजीव है जो अकेले रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु जो हैं वो समूहों में रहते हैं। आगे है सूक्ष्मजीव और हम। सूक्ष्मजीव जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमारे लिए लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं मित्रवत सूक्ष्मजीव। ठीक है, जो हमारे लिए सबसे पहले लाभदायी हैं। तो सूक्ष्मजीवों का बहुत सारा उपयोग है, जैसे कि दही, ब्रेड, केक, ये सब बनाने के लिए। और प्राचीन समय में सूक्ष्मजीवों का उपयोग जो था वो अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता था। तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि कार्बनिक अवशिष्ट होते हैं, जो सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, ये सब होते हैं, इनके अपघटन जो है वो जीवाणुओं द्वारा किए जाते हैं और ये हानि रहित पदार्थ बनते हैं। ठीक है, और जीवाणुओं का उपयोग जो है औषधि बनाने के लिए और खेती यानी कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए भी किया जाता है, जिसमें ये जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को अब हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया दही एवं ब्रेड का बनना। ठीक है, तो दही के लिए क्या किया जाता है कि अगर हमने घरों में देखा होगा तो दही में कुछ दही बनाने के लिए
दूध को उबालकर उसमें थोड़ी दही मिलाई जाती है। वो इसलिए क्योंकि दही में बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें है एक लैक्टोबैसिलस। ये नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दही में जो सूक्ष्म जीव होते हैं मेन, वो हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टो जो है मिल्क से है और बैसिलस यहाँ जीवाणु के लिए बनाया गया है, क्योंकि मिल्क में जो शुगर पाई जाती है वो लैक्टोज होती है। आगे है, ये जो लैक्टोबैसिलस होते हैं वो दूध को दही में बदल देते हैं, ठीक है। दूध में जनन करके, यानी अपनी जो होती है अपनी संख्या को बढ़ाकर वो उसे दही में परिवर्तित करते हैं। जीवाणु पनीर, अचार और अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। रवा, सूजी, इडली और भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है, ठीक है। तो जीवाणु जो होते हैं वो ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में भी सहायता करते हैं, जिससे इडली और डोसे का बैटर बनता है, फिर उससे बनाया जाता है, ठीक है। आगे बताया गया है कि यहाँ पर ये जो होते हैं ब्रेड वगैरह बनाने के लिए जो मैदे को गूंथ के और उसमें रखा जाता है, उसमें ईस्ट मिलाया जाता है, ठीक है। ये ईस्ट जो होते हैं ये यहाँ खमीर, मैदे में खमीर उठाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ईस्ट बहुत तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं, जिससे गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग जो है वो उसका आधार होता है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। आगे है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, ठीक है, यानी उद्योग स्तर पर। तो बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल और फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ये जो होती है यह गंध जो होती है अल्कोहल की होती है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बनती है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है, ठीक है। तो अल्कोहल जो बनता है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। लुईस पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी, ठीक है। आगे है सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों का औषधि में भी बहुत ज़्यादा उपयोग है, क्योंकि ये जो होते हैं ये औषधियों के स्रोत होते हैं। ये कई सारे सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं और उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। और आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं, ठीक है। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे, और उन्हें अचानक जो होती एक प्लेट पर एक हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु दिखे, और उन्होंने यह देखा कि ये जो फफूंद थे ये जीवाणु की वृद्धि को रोक रहे थे। तो उन्होंने ये पाया कि जीवाणु जो है फफूंद द्वारा मारे गए, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो फंजाई से। तो इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई, ठीक है। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों का रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है, ठीक है। और हमें एक यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि एंटीबायोटिक हमें हमेशा नहीं लेनी चाहिए, उसे तभी लेना चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो, अन्यथा अगली बार जब उसकी ज़रूरत होगी और उसे लिया जाता है तो उसका असर नहीं होता है, ठीक है। आगे है वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन जो होते हैं, जब रोगकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर जो होता है प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी बनाता है। तो शरीर को यह पहले से पता होता है, मतलब ये वो पहले से स्मरण कर लेता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार से लड़ा जाए। इसलिए यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करने के रोग कारक को नष्ट कर देती है। यानी कि हमें अगर पोलियो का ही टीका लगना है, ठीक है, अगर पोलियो का टीका जो लगता है उसी के वायरस को या तो निष्क्रिय करके या तो मार करके मनुष्य के अंदर डाल दिया जाता है। फिर जब वो पोलियो का वायरस इन्फेक्ट करेगा
तो क्या होगा कि हमारी बॉडी को पहले से उसके लिए बॉडी हमारी प्रतिरक्षी बना चुकी है, तो जब वो इन्फेक्ट करेगा तो हमारी बॉडी उसको किल कर देगी। तो ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है और रोग कारक सूक्ष्म जीवों से हमारी सदा के लिए सुरक्षा करती है। इस प्रकार हम जो होते हैं ये जो होता है ये जो वैक्सीन होता है यानी टीका, वो हमारे शरीर में कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक और हेपेटाइटिस जैसे अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। इसके बाद हमने देखा है कि जो बच्चों को इन रोगों की सुरक्षा की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि आवश्यक टीके जो होते हैं ये बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए हमने बहुत सारे ऐड भी देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए टीके बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया है। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। अगला हमें जो लाभ है वो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है और उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है, और इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कुछ दिखाए गए हैं, ये स्थिरीकारक जो साइनोबैक्टीरिया हैं, जो नीले हरे शैवाल। ठीक है, अगला है पर्यावरण का शुद्धिकरण। ठीक है, ये जो हमारे लिए बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन करके उसे खाद में बदल दिया जाता है, और इस प्रक्रिया में जो बने पोषक होते हैं वो पौधों द्वारा पुनः उपयोग में जो होते लाए जाते हैं। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है कि ये जो हमें पौधों के अवशिष्ट या जैविक कुछ होते हैं तो उनको बहुत जल्दी ये मिट्टी में वापस से मिला देते हैं, जिससे कि उनकी उर्वरता और बढ़ जाती है। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, और यह पदार्थ अन्य जो पौधों और जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब है हानिकारक सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए हानिकारक है। तो सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं मनुष्य, जंतु और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या फिर रोगजनक कहते हैं। ठीक है, और कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो भोजन, कपड़े और चमड़ों की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल और भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति या फिर जंतु, जो संक्रमित जंतु है उसके सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या फिर कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय यानी टीबी, ये सब जो होते हैं ये संचरणीय रोग कहलाते हैं। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति जो जुकाम से पीड़ित हो तो उसे छींक आती है, तो उसमें सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस यानी विषाणु भी वायु में आ जाते हैं, और यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो हमें छींकते वक्त हमेशा ही मुँह पे जो होता है रुमाल वगैरह रख के ही और संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो डायरेक्ट नहीं इन्फेक्ट करते हैं, वो किसी रोग वाहक के ज़रिए, जैसे कि घरेलू मक्खी। ठीक है, घरेलू मक्खी जो होती है वो कूड़े और जंतु के अपशिष्ट पर बैठती है, उसके बाद उसमें जो होते हैं रोगाणु चिपक जाते हैं उसकी बॉडी से, और फिर मक्खी जो होती है जब हमारे भोजन पे बैठती है तो वो रोगाणुओं का स्थानांतरण कर देती है। तो जो भी व्यक्ति ऐसे संदूषित भोजन को खाता है वह बीमार पड़ने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। ठीक है,
अगला है इसका उदाहरण एक मादा एनाफिलिस यानी मादा एनाफिलिस मच्छर। मच्छर जो होता है प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी यानी कि जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उनका वाहक होता है। तो मादा एडीज मच्छर जो होती है वो डेंगू के वायरस की वाहक होती है। और हम मलेरिया या फिर डेंगू के नियंत्रण के लिए जो होता है इन मच्छरों से जो मच्छर जो होते हैं वो जल संपन्न होते हैं, तो इनको दूर रखने के लिए जो पानी को कहीं भी रुका नहीं रहना देना चाहिए। कूलर, टायरों और फूलदानों इन सब में कहीं भी जल एकत्र नहीं होने देना चाहिए। और हमने आस पास जो होता है हमारे वो स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ठीक है, आगे कुछ मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग बताए गए हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्षय रोग यानी टीबी जो होता है वो जीवाणुओं से होता है और ये वायु द्वारा फैलता है। ठीक है, और खसरा यानी मिसल्स ये वायरस से होते हैं और ये भी वायु द्वारा। ठीक है, चिकन पॉक्स वायरस से और वायु या फिर सीधे संपर्क से। पोलियो वायरस, वायु या जल से। और इन सब के एक ही उपाय है कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना और उचित समय पर टीकाकरण करना। ठीक है, अगला है हैजा और टाइफाइड, जो कि दोनों ही जीवाणुओं से फैलते हैं और जल भोजन के जो होते हैं इनका जो होता है वाहक होता है, यानी कि उसके द्वारा फैलते हैं। और व्यक्तिगत जो होती है स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना और भली भांति पके भोजन और उबला पेयजल और टीकाकरण। अगला है हेपेटाइटिस ए। ठीक है, ये वायरस से होता है जो गंदे जल के द्वारा होता है, तो उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना चाहिए। इसमें ये जॉन्डिस के लिए होता है हेपेटाइटिस। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, और ये मच्छर द्वारा फैलता है। इसमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए और मच्छर को भगाने वाले रसायन का प्रयोग। कीटनाशक छिड़काव और मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, आगे है जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। तो अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य और पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, बल्कि वो दूसरे जंतुओं में भी रोग फैलाते हैं। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। ठीक है, तो आगे कुछ और भी दिया गया है सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले सामान्य रोग, तो इसको हम अभी देखते हैं। उसके पहले है कि जो एंथ्रेक्स होता है वो मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है, जो जीवाणुओं द्वारा होता है। गाय के खुर और एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। अगला है पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। तो अनेक सूक्ष्मजीव होते हैं, वो गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब, इन सब पौधों के रोग कारक हैं। तो इनके कारण भी फसलें जो होती हैं वो नष्ट होती हैं। इसमें जैसे है एक कुछ बताए गए, जैसे नींबू कैंकर। ठीक है, नींबू कैंकर यानी सिट्रस कैंकर इसको कहते हैं। ये जीवाणुओं द्वारा होते हैं और इसका तरीका जो है वायु द्वारा फैलते हैं। अगला गेहूँ की रस्ट, इसमें ये जो है ये कवक द्वारा होते हैं और ये वायु एवं बीज। और अगला है भिंडी की पीत, जो कि वायरस से फैलता है, और ये कीट। तो जीवाणु, कवक, वायरस सब जो है ये पौधों को भी हानि पहुंचाते हैं। अगला है फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तन। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग में क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य जो होता है हमारा वो विषाक्तन हो सकता है, यानी कि तो विषैला हो सकता है। तो हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं और यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति जो होता है भयंकर रूप से रोगी हो सकता है और कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए हमें भोजन को संदूषित होने से बचाना चाहिए। अगला है खाद्य परीक्षण। ठीक है, तो खाद्य परीक्षण में देखा जाता है कि जो हमारे खाद्य हैं वो सुरक्षित रहें। ठीक है, खराब ना हो। जैसे कि खुले एवं नम स्थानों पर रखी ब्रेड पर कवक जो होते हैं आक्रमण कर देते हैं, यानी बहुत तेज़ी से उस पर लग जाते हैं। तो सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं और संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है और इसका स्वाद भी खराब हो जाता है और इसका रंग रूप भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि जो अचार होते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ रासायनिक उपाय हैं। ठीक है, तो इस नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, इसलिए इन्हें
परिरक्षक कहते हैं। नमक और खाद्य अम्ल का जो प्रयोग है अचार बनाने में किया जाता है, जिसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। इसमें कुछ है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड नाम सामान्य परिरक्षक है। जैम और स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। इसमें नमक द्वारा परीक्षण, तो सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परीक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस और मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला और इमली के परीक्षण में भी किया जाता है। अगला है चीनी द्वारा परीक्षण। जैम, जेली और स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी का प्रयोग जो होता है वो खाद्य पदार्थों की नमी में उससे कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणु की वृद्धि को नियंत्रित करती है। ठीक है। और एक चीज़, नमक और चीनी को जो यूज़ किया जाता है उससे क्या होता है कि अचार, मुरब्बे और जैम, जेली में वो जीवाणुओं के जो जीव द्रव्य होते हैं उनका जीव द्रव्य कुंचन कर देते हैं, यानी कि वो बिल्कुल उनका जो होता है फ्लूइड अंदर का जो जीव द्रव्य होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है। यानी जो हमने विसरण परासरण के बारे में देखा था, तो उससे वो डेथ कर जाते हैं। आगे है तेल एवं सिरके द्वारा परीक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली और मांस का परीक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। अगला है गर्म एवं ठंडा करना। ठीक है। तो क्या होता है कि किसी दूध को उबालने से उनके सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और इसी प्रकार भोजन को भी गरम ही खाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होते हैं कि जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। और अगर रखा भी जाता है तो भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, ताकि कम ताप पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हो सके, और होती भी नहीं है। अगला है कि इसमें दिखाया गया कि जो पाश्चरीकृत जो दूध होता है वो हम बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। ठीक है। फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं, और ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। और इस प्रक्रिया की खोज लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं, यानी पाश्चराइजेशन प्रोसेस। इसी में अगला है भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे और सब्जियां भी वायुरोधी सील किए हुए पैकेट में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से इनकी सुरक्षा होती है। इसमें अगला प्रोसेस है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो जीवाणु होते हैं वो जो लेग्यूम पौधे यानी दलहनी फसलों में जीवाणु जो होते हैं नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में होता है। ठीक है। ये राइजोबियम एक जीवाणु है, जैसे सेम, मटर, जो एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है। आगे है कि जो नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो वायुमंडल में स्थिर होती है। ठीक है। तो ये जो होते पौधों में इनका चक्र कैसे चलता है, तो हमें पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। तो नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स में उपस्थित होता है। पौधों एवं जंतु वायुमंडल नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। तो इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो पौधों और जंतुओं की मृत्यु होने के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा फिर से उपयोग में लाया जाता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। तो परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर होती है। ठीक है। तो ये एक नाइट्रोजन चक्र है, जिसमें ये हमारा 78% जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है
तो इसका एक सबसे पहले होता है कि ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो है जीवाणु यानी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी से स्थिरीकरण होता है। ये जीवाणु द्वारा ऐसे नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में यानी कि नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक हो जाते हैं। ये जो होते हैं, उसके बाद यही यौगिक जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे यहाँ पे इसकी मात्रा बराबर बनी रहती है। एक दूसरी प्रोसेस ये भी है कि ये तड़ित विद्युत जो होती है उसके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण डायरेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, वो पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जा रहा है। उसके बाद ये जंतुओं द्वारा पौधों को खाना और उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट। तो इस प्रकार यह नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है। तो हमारा आज के चैप्टर में हमने जो मेन पॉइंट्स देखे हैं उसको एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, सूक्ष्मजीव अत्यंत छोटे होते और बिना यंत्र की सहायता से अकेली आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों और मरुस्थल से दल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्मजीव वायु, जल, मिट्टी, पौधे और जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकी और बहुकोशिकी होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल जो होते हैं वो सूक्ष्मजीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग है, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे कि जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में भी उपयोगी हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे और जंतुओं के अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं और वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार और मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधों की जड़ों और गंधिकाओं में पाए जाते हैं और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों के नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।